हेलो एंड वेलकम टू करियर प्लस। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट है। आज की पूरी वीडियो जो है वो हम डेडिकेट कर रहे हैं भगत सिंह को। यानी आज इस वीडियो में हम भगत सिंह के द्वारा जो भी कंट्रीब्यूशन किया गया है हम उसको डिस्कस करेंगे। तो भगत सिंह, जिनका कि जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ था खटकर काला विलेज में, पंजाब में। उनकी अपब्रिंगिंग जो हुई है वो नेशनलिस्ट लाइंस पर हुई थी। उनकी नेशनलिस्ट फैमिली थी। पिता उनके किशन सिंह थे, उनके चाचा स्वर्ण सिंह और अजीत सिंह काफ़ी इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशनरीज देखने को मिलेंगे। उनकी इनिशियल एजुकेशन यानी प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन जो है वो डीएवी स्कूल से हुई, और इसके बाद में हायर एजुकेशन जो उनकी हुई वो हमें देखने को मिलेगी कि वो सेंट्रल कॉलेज ऑफ लाहौर विच वाज इस्टेब्लिश्ड बाय लाला लाजपत राय। तो यहाँ से इन्होंने अपनी कॉलेज एजुकेशन ली। भगत सिंह का मानना ये था कि इंडिया में जो एट्रोसिटीज़ हो रही हैं वर्कर्स और पीजेंट्स के ऊपर, उनके लिए केवल ब्रिटिशर्स ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है। उनका मानना था कि यहाँ के ज़मींदार और इंडस्ट्रियलिस्ट भी इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, और इसीलिए वर्कर्स और पीजेंट्स के इन इश्यूज़ को और उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए वो कीर्ति किसान पार्टी इस्टेब्लिश करते हैं। इसके बाद में वो कीर्ति नाम से एक न्यूज़पेपर भी पब्लिश करते हैं, और इसके बाद में हमें देखने को मिलेगा कि दिल्ली बेस्ड एक न्यूज़पेपर के लिए वो आर्टिकल लिखते थे। दैट वेरी न्यूज़पेपर वाज वीर अर्जुन। आगे चल करके समय के साथ में वो चंद्रशेखर आज़ाद को असिस्ट करेंगे, उनको ज्वाइन करेंगे रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में, और वो चंद्रशेखर आज़ाद को रिक्वेस्ट करते हैं कि ऑल इंडिया रेवोल्यूशनरीज की एक मीटिंग को समन किया जाए फिरोज शाह कोटला ग्राउंड दिल्ली में, जो कि 1928 में ये मीटिंग रखी गई थी। बात करेंगे भगत सिंह किन से ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए, तो एक इटालियन रेवोल्यूशनरी थिंकर थे मेज़नी। इनके रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ से काफ़ी इन्फ्लुएंस हुए थे भगत सिंह, और इसी वजह से उन्होंने एक यूथ ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश की थी, जो कि उन्होंने अपने फ्रेंड्स के साथ में मिलकर के 1926 में पंजाब नौजवान भारत सभा को इस्टेब्लिश किया था। दैट वाज ए रेवोल्यूशनरी यूथ ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए, भगत सिंह की इनिशियल लाइफ के बारे में कुछ बातें डिस्कस करते हैं। दैट ही वाज born on 28 September 1907, and the place where he was born place was Khatkar Kala. This village was in Punjab. पंजाब में पैदा हुए थे भगत सिंह। His father was Kishan Singh, who was a nationalist person. He had two uncles. One is Swaran Singh and the other one was Ajit Singh. Ajit Singh was a very famous revolutionary who died on 14th of August 1947, which means one day before India got independence. ठीक है, तो इनकी डेथ के बारे में हमने एक अलग वीडियो में भी डिस्कस किया था कि इनकी डेथ जो है वो हुई थी 14 अगस्त 1947। ये चीज़ देखने को मिलेगी। His primary and secondary education that he received was from DAV, Dayanand Anglo-Vedic School। तो DAV स्कूल, जिनके बारे में हमने बात भी की थी एक अलग से वीडियो बना करके, कि जहाँ पर हम स्वामी दयानंद सरस्वती और आर्य समाज को डिस्कस किया था। वहाँ पर हमने ये बात की थी कि दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल जो हैं वहाँ से अपनी प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन जो है वो एक्वायर करते हैं भगत सिंह। इसके बाद में कॉलेज एजुकेशन की अगर हम इनकी बात करें कि कॉलेज एजुकेशन इनको कहाँ से मिली, तो इन्होंने नेशनल कॉलेज
नेशनल कॉलेज लाहौर से इनकी कॉलेज एजुकेशन हुई एंड दिस नेशनल कॉलेज वाज एस्टैब्लिश्ड बाय ए वेटरन नेशनलिस्ट लीडर फ्रॉम पंजाब हुज नेम वाज लाला लाजपत राय। ठीक है, अब देखिए जब ये पढ़ते हैं लिखते हैं तो इनका मानना क्या था कि जो भी एट्रोसिटीज हुई हैं, ठीक है, पास्ट से वर्कर्स और पीजेंट्स के ऊपर जो भी एट्रोसिटीज हुई है, ओनली ब्रिटिशर्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट मीन्स कि जो इंडिया के जमींदार हैं एंड इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज एट्रोसिटीज। These were the ideas of Bhagat Singh, and to promote his ideas and to secure the interests of workers and peasants, he established कीर्ति किसान पार्टी। तो इन्होंने क्या किया था? He established कीर्ति किसान पार्टी और अपने आइडियाज को प्रमोट करने के लिए ये एक न्यूज़पेपर भी पब्लिश करते हैं। दैट वेरी न्यूज़पेपर वाज कीर्ति। इसके अलावा भी वीर अर्जुन नाम से एक न्यूज़पेपर है, जिस न्यूज़पेपर के लिए ये आर्टिकल्स लिखा करते थे एंड इट वाज दिल्ली बेस्ड न्यूज़पेपर वीर अर्जुन। इसके बाद में भगत सिंह जो हैं वो ज्वाइन करेंगे चंद्रशेखर आज़ाद को कानपुर में। ठीक है, लेकिन इससे पहले हम बात करते हैं कि ये किस राइटर से, किस थिंकर से इन्फ्लुएंस थे। अगर हम बात करें भगत सिंह की, तो एक रेवोल्यूशनरी थिंकर हैं इटली के मैजिनी, उनसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे भगत सिंह। ही वॉज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय द रेवोल्यूशनरी आइडियाज ऑफ influenced by revolutionary ideas of Mazzini, who was an Italian revolutionary thinker। तो ये इटली के रेवोल्यूशनरी थिंकर थे, इनसे ज़्यादा बहुत प्रभावित हुए थे और इसके बाद में इन्होंने एक रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश किया था। दैट रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन वाज पंजाब नौजवान भारत सभा। दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज इस्टेब्लिश्ड बाय भगत सिंह along with his college friends। ये रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने इस्टेब्लिश की थी। आफ्टर दैट ही ज्वाइंड चंद्रशेखर आज़ाद। ही वेंट टू असिस्ट चंद्रशेखर आज़ाद को असिस्ट करने के लिए जाएंगे इसके बाद में सरदार भगत सिंह। ठीक है, और यहां पर वो चंद्रशेखर आज़ाद को रिक्वेस्ट करते हैं। ही रिक्वेस्टेड हिम, भगत सिंह रिक्वेस्टेड चंद्रशेखर आज़ाद टू समन ए मीटिंग ऑफ ऑल इंडिया रेवोल्यूशनरीज। ऑल इंडिया रेवोल्यूशनरी, तो इंडिया के जो भी रेवोल्यूशनरी जितने भी हैं उनको एक साथ में इकट्ठा करके उनकी मीटिंग करी जाए। एंड दैट मीटिंग वाज हेल्ड एट फिरोज शाह कोटला ग्राउंड, न्यू दिल्ली। ठीक है, तो दिल्ली में ये देखने को मिलेगा। ईयर वॉज 1928। ठीक है, जब ये मीटिंग रखी गई और इस मीटिंग में वो अपनी फिलॉसफी जो है वो बताएंगे दूसरे रेवोल्यूशनरीज के सामने। ठीक है, दैट मीन्स दिस मीटिंग वॉज प्रिजाइडेड बाय भगत सिंह वेयर ही हाईलाइटेड हिज फिलॉसफी, हिज अप्रोच एंड हिज स्ट्रैटेजी ऑफ मास इमेंसिपेशन।
तो यहाँ पर वो हाईलाइट करते हैं इस मीटिंग में। तो यहीं पर ये हाईलाइट करते हैं जिस फिलॉसफी को, जिस आइडियोलॉजी को, दैट वाज एनार्को सिंडिकलिज्म, जिसके लिए अलग भी वीडियो में हमने डिस्कस किया है एनार्किज्म और सिंडिकलिज्म। एनार्किज्म में और सिंडिकलिज्म की आइडियोलॉजीज़ को जब मैं डिस्कस कर रहा था उस समय मैंने बताया था कि अकॉर्डिंग टू दीज आइडियोलॉजीज एनी सॉर्ट ऑफ डोमिनेशन नीड्स टू बी क्वेश्चनड। दैट मीन्स कि आफ्टर प्रॉपर जस्टिफिकेशन एनी सॉर्ट ऑफ अथॉरिटी कैन बी एक्सेप्टेड। ठीक है, तो यहाँ पर भगत सिंह भी जो इंडिया के वर्कर्स और पीजेंट्स हैं, ठीक है, उनको एड्रेस करेंगे। तो वो बताएंगे कि किस तरह से आपको क्या करना है, जो भी ओल्ड फेथ की चीज़ें हैं उनको क्वेश्चन करना है, उनको एक्सेप्ट नहीं करना है। ठीक है, तो इस मीटिंग में भी इन्होंने अनार्को सिंडिकलिज्म के ऊपर जो है स्पीच दिया। ठीक है, तो एनार्को सिंडिकलिज्म के ऊपर यहां पर इन्होंने ही हाईलाइटेड फिलॉसफी ऑफ एनार्को सिंडिकलिज्म। दिस philosophy was highlighted during this meeting by सरदार भगत सिंह। भगत सिंह का मानना था कि वर्कर्स के इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए, पीजेंट्स के इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए और आम जनता के इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए देयर इज नीड ऑफ डायरेक्ट एक्शन ऑफ मासेस। भगत सिंह का क्या मानना था कि देयर इज नीड ऑफ डायरेक्ट एक्शन ऑफ मासेस। ठीक है, टू इंश्योर एंड सेफगार्ड interests of workers and peasants, interests of workers and peasants। तो वर्कर्स और पीजेंट्स के इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करने के लिए डायरेक्ट एक्शन ऑफ मासेस शुड बी इंश्योर्ड अकॉर्डिंग टू द भगत सिंह। तो ये वही अनार्को सिंडिकलिज्म की आइडियोलॉजी जहां पर इंडिविजुअलिटी और सेल्फ रिलायंस की बात होती है। तो भगत सिंह यहां से आगे क्या करेंगे, देखिए, ये वर्कर्स और पीजेंट्स के इंटरेस्ट को प्रमोट करते हैं, सोशलिस्ट आइडियोलॉजी से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, इसलिए ये इस सोशलिज्म को इंडिया में लागू करना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने HRA को रीनेम करके HSRA कर दिया। व्हाट ही डिड, ही रीनेम्ड हिंदुस्तान Socialist Army, means HRA was renamed this was Hindustan Republican Army, which was discussed by us in the last video as well. Hindustan Republican Army, this was HRA, that was renamed by Sardar Bhagat Singh into HSRA, Hindustan Socialist Republican Army, Socialist Republican Army। This is HSRA, ठीक है, which means that Bhagat Singh wanted to introduce socialism in India. He wanted to promote socialism in India. Socialism means where all resources are to be distributed equally in an obligatory fashion। तो सभी रिसोर्सेज को सभी लोगों में बराबर तरीके से बांटा जाए। दिस इज द आइडियोलॉजी ऑफ सोशलिज्म। तो सोशलिज्म को इंट्रोड्यूस करना चाहते थे HRA, विच वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय चंद्रशेखर आज़ाद। तो उसको इन्होंने रीनेम, नाम बदल के इसको हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी कर दिया। भगत सिंह की आइडियोलॉजी भी थी कि जो हमारे नोबल ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको आप किसी तरह के वायलेंस से अचीव नहीं कर सकते, इसलिए वो कहते हैं कि एक पीसफुल मास एजिटेशन से ही कॉम्प्रिहेंसिव इमेंसिपेशन आप इंश्योर कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू हिज आइडियोलॉजी, नोबल ऑब्जेक्टिव्स
cannot be achieved by violence। तो वायलेंस करके आप अपने नोबल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं कर सकते, ये भगत सिंह का मानना था। तो इनका मानना था कि ओनली बाय पीसफुल मास एजिटेशन comprehensive emancipation can be ensured। comprehensive emancipation यानी जन कल्याण जो है आप इसको इसी तरीके से इंश्योर कर सकते हो पीसफुल मास एजिटेशन से। यानी भगत सिंह भी किसी तरह के वायलेंस के पक्ष में नहीं थे, पक्षधर नहीं थे। लेकिन समय के साथ में हमें देखने को मिलेगा कि भगत सिंह भी वायलेंस के रास्ते पे उतर आएंगे, लेकिन ऐसा उस समय होगा जब एंटी साइमन कमीशन एजिटेशन चल रहा था पंजाब में 1928 में। तो उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहाँ पर लाठीचार्ज का ऑर्डर दिया और लाठीचार्ज में पंजाब के एक बहुत बड़े लीडर हैं लाला लाजपत राय, उनकी इंजरीज के कारण 17 नवंबर 1928 को डेथ हो जाती है। और पंजाब की यूथ उनकी इस डेथ को, लाठीचार्ज के कारण हुई डेथ को एक नेशनल इंसल्ट के रूप में मानते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि इसका पूरा का पूरा प्रतिकार लिया जाएगा, ब्रिटिशर से बदला लिया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ देखने को मिलेगी हमें, दैट ही वॉज फोर्स्ड टू कमिट वायलेंस व्हेन द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ पंजाब एंड द मोस्ट रिस्पेक्टेड एंड नेशनलिस्ट लीडर ऑफ पंजाब लाला लाजपत राय he died in 1928। 17 नवंबर 1928 को डेथ हो जाती है लाला लाजपत राय की ड्यूरिंग एंटी साइमन कमीशन एजिटेशन, जिस समय वो साइमन कमीशन के खिलाफ में एजिटेट कर रहे थे। एंटी साइमन कमीशन एजिटेशन चल रहा था। तो देखिए, साइमन कमीशन एक स्टैट्यूटरी कमीशन था जिसके समय आपको देखने को मिलेगा कि 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, जिसे मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स या मॉन्टेगू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहा जाता है, तो बहुत सारे जो प्रोविजंस दिए गए यहाँ पर, तो आखिर में कहा गया कि इसको रिव्यू करने के लिए एक स्टैट्यूटरी कमीशन हम 10 साल के बाद में इस्टेब्लिश करेंगे, जो कि रिव्यू करेगा 1919 का जो कानून था इसकी वर्किंग को, और फ्यूचर में इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या सुधार किए जाएंगे, क्या क्या रिफॉर्म्स किए जाएंगे, वो भी हमें रिकमेंड करेगा। लेकिन 1919 के कानून में डायरकी लाई गई थी प्रोविंसेस में। डायरकी मतलब डबल गवर्नमेंट, डाई मीन्स डबल एंड आर्की मीन्स गवर्नमेंट। आर्की को आर्ची भी पढ़ा जाता है, तो यू कैन कॉल इट आर्की और आर्ची। तो डायरकी मीन्स डबल गवर्नमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड एट द प्रोविंशियल लेवल। तो प्रोविंशियल लेवल पे डायरकी लाई गई थी, दैट प्रूव टू बी कंट्रोवर्शियल एंड डिसफंक्शनल। तो ये जब काम नहीं कर पाती, कंट्रोवर्शियल हो गई, तो इस वजह से उनको 10 साल से पहले ही 1927 में साइमन कमीशन को अपॉइंट करना पड़ा। साइमन कमीशन वाज ए 7 members commission and all 7 members were whites, and this commission was established under the chairmanship of लॉर्ड साइमन, या जिन्हें आप सर जॉन साइमन भी कह सकते हैं। तो उनकी चेयरमैनशिप में ये कमीशन इस्टेब्लिश किया गया। और इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स करने हैं और किसी भी इंडियन को मौका नहीं दिया गया, इसलिए पूरे इंडिया में एंटी साइमन कमीशन एजिटेशन स्टार्ट हो गया। तो लाहौर में भी जब साइमन कमीशन के खिलाफ में एजिटेशन चल रहा था, 1928 में ही साइमन कमीशन इंडिया में आता है। व्हेन इट लैंडेड एट बॉम्बे इट वाज ग्रीटेड विद ब्लैक फ्लैग्स। और लाहौर में भी जब साइमन कमीशन के खिलाफ एजिटेशन चल रहा था, तो यहाँ पर लाठीचार्ज हुआ, और इस लाठीचार्ज के कारण लाला लाजपत राय को हेड इंजरीज हुई एंड ही डाइड ऑन 17 नवंबर 1928। और इनकी ही डेथ का बदला लेने के लिए, टू टेक द रिवेंज, ठीक है, ऑफ हिज डेथ, 3 रेवोल्यूशनरीज भगत सिंह,
चंद्रशेखर आजाद एंड शिवराम राजगुरु। शिवराम राजगुरु, what they did, they decided to assassinate the British officer who gave the orders of lathi charge or the physical assault on Lala Lajpat Rai. तो that officer was जेम्स स्कॉट। तो जेम्स स्कॉट को असैसिनेट करने का डिसीजन लिया इन 3 रेवोल्यूशनरी लीडर्स ने, जो कि रिस्पॉन्सिबल था लाला लाजपत राय की डेथ के लिए, उन्होंने ही ऑर्डर दिए थे। तो ऐसे में देखने को मिलेगा कि जब वो मारने के लिए जाएंगे, असैसिनेट करने के लिए जेम्स स्कॉट को, एंड ड्यू टू द रॉन्ग इंडिकेशन बाय शिवराम राजगुरु, व्हाट दे डिड, दे शॉट अनदर पुलिस ऑफिसर हु वाज जे सॉन्डर्स। जिस ऑफिसर को इन लोगों ने मारा, दैट ऑफिसर वाज जे सॉन्डर्स। इसकी मौत हुई है। आफ्टर द डेथ ऑफ जे सॉन्डर्स, ब्रिटिश गवर्नमेंट स्टार्टेड एक्सटेंसिव सर्च ऑपरेशन अगेंस्ट द इंडियन रेवोल्यूशनरीज। तो इनको सर्च ऑपरेशन इनके खिलाफ में स्टार्ट हो गया। एट दैट टाइम चंद्रशेखर आजाद रिक्वेस्टेड सरदार भगत सिंह टू लीव पंजाब, और यहाँ पर भगत सिंह जो हैं पंजाब छोड़ करके ही एस्केप टू कैलकाटा, कैलकाटा चले जाते हैं, ठीक है। और कैलकाटा जाने में उनकी हेल्प जो है वो एक वीमेन रेवोल्यूशनरी ने की, जिनका नाम है दुर्गा देवी। दुर्गा देवी, दुर्गा देवी, शी वॉज द वाइफ ऑफ ए फेमस रेवोल्यूशनरी हुज नेम वॉज भगवती चरण वोहरा। इनकी पत्नी थी। ही वॉज ऑल्सो ए revolutionary, Bhagwati Charan Vohra, and he wrote a very famous revolutionary work that was the philosophy of bombs from the Lahore। तो इन्होंने क्या लिखा है, एक revolutionary work लिखा है इन्होंने, that very revolutionary work was the philosophy of bombs from Lahore। This important revolutionary work was written by Bhagwati Charan Vohra and his wife Durga Devi. She supported Bhagat Singh while he was to go Calcutta। जब उनको कैलकाटा जाना था, while he was trying to escape from the city of Lahore, he was supported by Durga Devi, who was the वाइफ ऑफ दिस इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशनरी लीडर भगवती चरण वोहरा। तो ऐसे में जब वो कैलकाटा जाएंगे, तो कैलकाटा में जाकर के वो 2 इंपॉर्टेंट बिल्स जो 1928 में इंट्रोड्यूस किए गए थे, ठीक है, उन बिल्स की, ठीक है, ओपोजिशन करेंगे। कैलकाटा में ही ओपोज्ड पब्लिक सेफ्टी बिल, पब्लिक safety bill and trade dispute bill। These 2 bills were introduced by the British government in the year 1928। Year was 1928 when these 2 bills were introduced by the Britishers। And according to the provisions of public safety bill, any person could be arrested on the basis of suspicion। किसी भी इंसान को शक के आधार पर अरेस्ट किया जा सकता था। That means civil liberties of people were taken away। And according to the provisions of trade dispute bill, collective bargaining of workers and peasants was prohibited and workers strike was declared to be illegal। और इन 2 बिल्स को अपोज करते हैं भगत सिंह। इसके बाद में देखिए क्या होता है। भगत सिंह 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली दिल्ली में जाकर के एक हार्मलेस बॉम्ब जो है वो फेंकते हैं, अलोंग विद अनदर रेवोल्यूशनरी बटुकेश्वर दत्त, ठीक है। व्हाट ही डिड, ही थ्रू ए हार्मलेस
sorry, this is not harmful, this is harmless bomb in central legislative it was central legislative assembly, ठीक है, and the date was 8th of April 1929। तो 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह, और भगत सिंह के साथ में एक और रेवोल्यूशनरी थे बटुकेश्वर दत्त, ये दोनों मिलकर के एक जानबूझ करके ही ऐसी जगह पे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्ब गिराते हैं जहां पर किसी को नुकसान ना हो। एंड दिस was done on 8th of April 1929। thereafter Bhagat Singh surrendered and followed by other revolutionary। भगत सिंह यहाँ पे सरेंडर कर देंगे और बाद में दूसरे रेवोल्यूशनरीज भी सरेंडर कर देते हैं। तो भगत सिंह यहाँ पर अपनी जो भी आइडियोलॉजी है उसको किस तरीके से प्रमोट करेंगे वो देखना है हमें। दैट मीन्स ही यूज्ड प्रिजन सेल टू प्रमोट हिज रेवोल्यूशनरी आइडियाज। तो भगत सिंह ने वॉलेंटरीली सरेंडर किया था यहाँ पर, ही वॉलेंटरीली सरेंडर्ड, विच सरेंडर वॉज फॉलोड बाई अदर रेवोल्यूशनरीज, ठीक है। ही वॉलेंटरीली सरेंडर्ड, दैट मीन्स ही यूज्ड प्रिजन सेल टू प्रमोट रेवोल्यूशनरी आइडियाज। दैट मीन्स कि वो लोगों को इंस्पायर करना चाहते थे कि किस तरह से आप जेल को भी रेवोल्यूशनरी आइडियाज को प्रमोट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर भगत सिंह को जेल में डाल दिया जाता है एंड आफ्टर गोइंग बिहाइंड द बार्स और आफ्टर बीइंग इन कैप्टिविटी ही डिमांडेड द सेम ट्रीटमेंट विच वॉज गिवन टू द यूरोपियन प्रिजनर्स। जब वो जेल में जाते हैं तो जिस तरह का ट्रीटमेंट, जिस तरह का बर्ताव यूरोपियन प्रिजनर्स के साथ में होता है वही डिमांड करते हैं भगत सिंह। वेयर ही डिमांडेड क्लीन क्लॉथ्स, ये कहते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट से कि हमें क्लीन क्लॉथ्स दीजिए, हाइजीनिक फूड दीजिए, इसके अलावा हमें रीडिंग मटेरियल दीजिए। एंड ऑफ कोर्स दिस वाज डिनाइड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, डिनाई कर देती है, मना कर देती है ब्रिटिश गवर्नमेंट। एंड आफ्टर दैट भगत सिंह अलॉन्ग विद हिज कॉमरेड्स स्टार्टेड हंगर स्ट्राइक। तो भगत सिंह जेल के अंदर ही अपने साथियों के साथ में हंगर स्ट्राइक कर देते हैं, ठीक है। और जब ये हंगर स्ट्राइक करेंगे तो ब्रिटिश गवर्नमेंट स्टिल नहीं मानती है। एंड आफ्टर 63 डेज ऑफ फास्टिंग, one of his comrade Jatin Das, he died। तो इनके एक साथी थे जतिन दास, 63 दिन के कॉन्टिन्यूअस फास्टिंग के बाद में उनकी मौत हो जाती है। और इस इवेंट के बाद में डेली न्यूज़पेपर्स में ये जो हंगर स्ट्राइक जेल के अंदर किया जा रहा था इसकी न्यूज़ जो है वो डेली न्यूज़पेपर में आने लगी, डेली छापा जाने लगा कि किस तरह से हंगर स्ट्राइक चल रही है। इसके बाद में भगत सिंह के अपने फैमिली मेंबर्स और दूसरे नेशनल लीडर्स के आग्रह करने पर भी कि इस हंगर स्ट्राइक को आप रोक दीजिए, भगत सिंह अपने हंगर स्ट्राइक को नहीं रोकते। एंड आफ्टर 116 डेज ऑफ कंटिन्यूअस फास्टिंग ब्रिटिश अथॉरिटी वाज फोर्स्ड टू एक्सेप्ट ऑल हिज डिमांड्स। तो देखिए 116 दिन के कॉन्टिन्यूअस हंगर स्ट्राइक या फास्टिंग जिसे आप कहेंगे, इसके बाद में आपको देखने को मिलेगा दैट ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सेप्टेड ऑल हिज डिमांड्स। इनकी जो भी डिमांड्स थी उनको एक्सेप्ट करेगी ब्रिटिश गवर्नमेंट, विच शोज हाउ मच डिटरमाइंड ए पर्सन ही वॉज। 116 दिन तक फास्टिंग करना और ब्रिटिश गवर्नमेंट को जेल के अंदर से ही इतना मजबूर कर देना कि वो उनकी इन डिमांड्स को एक्सेप्ट करें।
तो यहीं से बहुत सारे लीडर्स ये क्लेम करने स्टार्ट हो जाते हैं कि कोई आम इंसान इतनी ज़्यादा डिटर्मिनेशन नहीं रख सकता, एक महान आत्मा ही होंगी जो ऐसा कर सकती है। और जिस समय ये फास्टिंग कर रहे थे तो उस समय ही भगत सिंह एक हाउस होल्ड नेम बन चुका था, काफ़ी फेमस हो गए थे, क्योंकि डेली न्यूज़पेपर पर छपने लगा था जतिन दास की मृत्यु के बाद में। और जब लीडर्स को और दूसरे जनता को ये लगने लगा कि ये कोई आम इंसान नहीं हो सकता जिसके अंदर इतनी डिटर्मिनेशन है, भगत सिंह बिगेन टू बी रिगार्डेड एज ग्रेट सोल, महान आत्मा। लोगों को लगने लगा कि ये भगत सिंह कोई आम इंसान नहीं है, ये महान आत्मा है। ये चीज़ देखने को मिलेगी हमें इस समय। ये वो इंसान हैं जिन्होंने जेल के अंदर से ही ब्रिटिश गवर्नमेंट को घुटनों के बल झुका दिया, जो कि बहुत सारे लीडर्स जेल के बाहर रहकर भी जो काम नहीं कर पाए, वो भगत सिंह जेल के अंदर से ही वो काम करने में कामयाब हो गए। तो भगत सिंह के इस काम से आपको देखने को मिलेगा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को मजबूर कर दिया उन्होंने घुटने टेकने पे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए इट वाज ए डायरेक्ट चैलेंज एंड सो दे एक्सेलरेटेड द प्रोसेस ऑफ हिज जुडिशियल कन्विक्शन एंड ए स्पेशल ट्रिब्यूनल वाज कॉन्स्टिट्यूटेड टू गिव हिम एंड हिज कॉमरेड्स द कैपिटल पनिशमेंट एज सोन एज पॉसिबल। तो आपको देखने को मिलेगा कि भगत सिंह को इसके बाद में क्या किया जाएगा, इनके लिए एक स्पेशल ट्रिब्यूनल जो है वो कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा ताकि इनके जो जुडिशियल कन्विक्शन का, ठीक है, जो प्रोसेस चल रहा है उसको एक्सेलरेट किया जाए, उसको तेज किया जाए, एक्सेलरेट किया जाए। और यहीं पर आपको देखने को मिलेगा कि उनको दे वर अवॉर्डेड कैपिटल पनिशमेंट। कैपिटल पनिशमेंट का मतलब यह है कि उनको मृत्यु दंड जो है वो सुनाया गया कोर्ट के द्वारा। और इसी समय जेल से ही उन्होंने एक इंपॉर्टेंट लिटरेरी वर्क लिखा था, दैट वाज व्हाई आई एम एथीस्ट। व्हाई आई एम एथीस्ट। एथीस्ट होता है नास्तिक। तो भगत सिंह किताब लिखते हैं व्हाई आई एम एथीस्ट, कि मैं क्यों नास्तिक हूं। तो जहां पर ये कहते हैं कि भगवान को बहुत ही कमजोर लोग जो है वही भगवान को मानते हैं। दैट मीन्स कि कमजोर लोगों का ही ये लक्षण है कि वो भगवान को मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं। और इसके अलावा वो कहते हैं कि इन्फ्लुएंशियल और रिच लोग भगवान को मानते हैं ताकि उनके वेस्टेड इंटरेस्ट प्रमोट हो सके और सेफगार्ड हो सके। दैट मीन्स कि भगत सिंह इस किताब में लिखते हैं कि वो भगवान को नहीं मानते। ठीक है, अगर भगवान सच में होता तो दुनिया में इतने जुल्म नहीं हो रहे होते, वर्कर्स के ऊपर, पेजेंट्स के ऊपर, ठीक है, इनोसेंट लोगों के ऊपर इतने जुल्म नहीं हो रहे होते। तो ये किताब वो लिखते हैं। और इसी समय जो इनको सज़ा सुनाई गई थी कैपिटल पनिशमेंट की, तो इसका डेट भी अनाउंस हो गया और ये डिसाइड किया गया कि 24 मार्च 1931 को इनको फांसी दी जाएगी। ठीक है, ऐसी अनाउंसमेंट जैसे ही हुई तो हमें देखने को मिलेगा कि बहुत सारे लोग इंडिया के डिफरेंट पार्ट से इकट्ठे हो जाते हैं लाहौर में, और लोगों के इकट्ठा होने के कारण ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर काफ़ी प्रेशर पड़ गया एंड दे डिसाइडेड टू प्रीपोन द डेट ऑफ हिज डेथ पेनल्टी। ठीक है, दैट मीन्स कि बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठा हुए तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है दे वर फोर्स्ड टू प्रीपोन हिज डेथ पेनल्टी। तो एक दिन पहले उन्होंने भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी दे दी। सो ऑन द इवनिंग ऑफ 23 मार्च 1931 भगत सिंह along with
शिवराम राजगुरु एंड सुखदेव थापड़ was hanged and after his death, तो उससे पहले ही वो अपना काम कर चुके थे जो उन्होंने काम करना था। दैट मीन्स ही कॉन्कर्ड द फियर ऑफ डेथ। व्हाट ही डिड, ही कॉन्कर्ड द फियर ऑफ डेथ अमॉन्ग इंडियंस। ठीक है, जो फियर ऑफ डेथ, जो मौत का डर है, उसको उन्होंने कॉन्कर कर दिया था। 24 मार्च 1931 को जो इन 3 रेवोल्यूशनरीज को फांसी दी जानी थी, बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे हुए, घेर लिया उन्होंने लाहौर को, जहाँ पर ये लोग थे, जहाँ पर फांसी होनी थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट डर गई कि ये लोग मिलकर के कोई ऐसा कदम ना उठाए जिस वजह से ये फांसी ना दे पाए, उनको रिलीज़ करवा दे। इसलिए उन्होंने एक दिन पहले ही 23 मार्च 1931 की शाम को इन 3 रेवोल्यूशनरीज को फांसी दे दी और उसके बाद में बहुत ज़्यादा राउंड्स उनके ऊपर फायर किए, जो कि फ्रस्ट्रेशन शो करता है कि कितनी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट और उनके ऑफिसर्स के मन में। ठीक है, और हमें देखने को मिलेगा कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की जिस समय मौत हुई, तो उससे कुछ समय पहले ही 27 फेब 1931 को चंद्रशेखर आज़ाद की भी मृत्यु हो गई थी। चंद्रशेखर आज़ाद, ठीक है। अब इनकी मौत कैसे हुई? इनकी मौत हुई थी इलाहाबाद में एक पार्क में, ब्रिटिशर्स के खिलाफ में एनकाउंटर में इनकी मौत हुई। इन्होंने पहले ही प्रण लेके रखा था कि मैं ब्रिटिशर्स के हाथों कभी नहीं मरूंगा। तो जिस समय ये ब्रिटिशर्स के खिलाफ में एनकाउंटर चल रहा था इनका, तो आखिरी गोली जब इनके पिस्तौल में बची, तो आखिरी गोली वो अपने ऊपर चला देते हैं और वो ब्रिटिशर्स के हाथों नहीं मरना चाहते थे। तो 27 फरवरी 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव से पहले ही चंद्रशेखर आज़ाद भी इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। ऐसा कहा जाता है कि चंद्रशेखर आज़ाद कहाँ पर हैं, इसकी सूचना किसी ने खुफिया तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट तक पहुंचाई थी। इस वजह से उनकी जो है मौत हो गई इस समय। आई होप कि भगत सिंह के ऊपर जो हमने ये वीडियो बनाया ये आपको पसंद आया हो। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।